दोस्तों, मैं रंजित कुमार और आपका अपना चैनल जेएसएससी गुरुकुल पे स्वागत है। आप सभी लोगों को ये पता होगा कि जेएसएससी उत्पाद सिपाही का जो है वह एग्जाम डेट आ चुका है, जो 12 अप्रैल से होने वाला है। अभी से मात्र आपके पास 7 से 8 दिन बचे हुए हैं, तो उसी को देखते हुए हम लोग जो झारखंड उत्पाद सिपाही में 40 क्वेश्चन जनरल स्टडी पूछा जाएगा, उसी को देखते हुए हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है वह है 1857 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। मैंने एक चीज यहाँ पे किया हूँ, हालांकि आप लोग को जो ऑप्शन नंबर डी और ई है इस तरह एग्जाम में आने वाला नहीं है, वहां आपको 4 ऑप्शन देगा, लेकिन मैं आप लोग को देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कितना है। आप कंफ्यूज कहीं तो कर तो नहीं रहे, जिस कारण मैंने ऑप्शन इस तरह सेट किया हूँ। हालांकि अगले में सेट से मैं इस तरह नहीं 4 ऑप्शन आप लोग को दूंगा, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो पहला का जो आंसर होगा वह आपका हो जाएगा डेविड हेयर। कौन किए थे कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना? तो डेविड हेयर किए हुए थे। अगर बात करें कि जब स्थापना किए तो किसी का सहयोग लिए होंगे, तो इसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से यह स्थापना किए हुए थे, और बाद में इसका जो नाम पड़ा वह नाम पड़ा प्रेसिडेंसी कॉलेज। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किसके सहयोग से किया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यह राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था और डेविड हेयर ने किया था। दूसरी क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो चुंबी घाटी स्थित है। आपका ऑप्शन है सिक्किम और तिब्बत के मध्य, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य, लद्दाख और तिब्बत के मध्य, और इसमें से यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, यहाँ ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हुआ, यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा सिक्किम और तिब्बत के मध्य जो है वह चुंबी घाटी स्थित है। ठीक है, अगर बात करें यह घाटी जो है वह सिलीगुड़ी, क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम लोग चिकन नेक्स के नाम से भी जानते हैं, वहीं पे यह स्थित है। ठीक है, और अगर बात करें सिक्किम राज्य और तिब्बत के बीच एक व्यापारिक मार्ग का भी काम यह करती है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, सी सेलिमन थे, या लॉर्ड मिंटो थे, या लॉर्ड क्लाइव थे, या इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं होगा, यहाँ गलत टाइपिंग हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट सेट से यह नहीं होगा। तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा लॉर्ड क्लाइव। कौन होगा? लॉर्ड क्लाइव ने ही ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना किया हुआ था। अगर बात करें हम लोग 1757 की प्लासी युद्ध होती है, और उसमें युद्ध में जीत मिलने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश सत्ता का नींव रख दिया। ठीक है, उसके बाद ही क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है कि क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर भी बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटें से बनी इमारत है, या प्रथम असली मेहराब है, या पूजा स्थल है, या इनमें से कोई नहीं है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है? ये आप लोग को बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वह पक्की ईंटें से बनी इमारत जो थी वह सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में अपनी उन्नत शहरी नियोजन और पक्की ईंटों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ एक जल निकासी प्रणाली थी जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे अच्छा या उत्कृष्ट आप लोग इसको कह सकते हैं। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा और शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा था? आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ABM हबीबुल्लाह है, दूसरा ऑप्शन आपका जियाउद्दीन बरनी है, और तीसरा जो है स्टेनलेन लेन पुल है, या तो इसमें से एक से अधिक आंसर होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा जियाउद्दीन बरनी। कौन होगा? जियाउद्दीन बरनी। अगर जियाउद्दीन बरनी की हम लोग बात करें तो बरनी जी का एक पुस्तक था तारीख-ए फिरोज शाही, इसमें बलबन जी का शासनकाल का जिक्र किया गया था। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि बलबन ने दिल्ली सल्तनत में 2 ऐसी प्रथाएं शुरू की थी, जिसका नाम था, एक का नाम था सेजदा और दूसरा का था पाइबोस। ये बहुत ज्यादा आपका जेएसएससी ने पूछा हुआ है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सी प्रथाएं शुरुआत की थी? तो पहला था सेजदा और दूसरा था पाइबोस। ठीक है, यह किसने शुरुआत की थी? तो बलबन ने किया था, और इसका जो जिक्र किया गया है वह पुस्तक का नाम था तारीख-ए फिरोज शाही। तो ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम दृष्टिकोण से, तो ये ध्यान रखिएगा। महावंश के अनुसार बिंबिसार
किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? ऑप्शन है आपका 15 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 18 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 20 वर्ष या उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा, ये आपको बताना है। एक बात मैं यहाँ बता दूं, महावंश है यह एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? महावंश एक बौद्ध ग्रंथ है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका 15 वर्ष। ठीक है, इसी महावंश में यह जिक्र किया गया है कि बिंबिसार किस वर्ष मतलब कितने वायु में सिंहासन पर बैठे थे। तो यह बौद्ध ग्रंथ है, हमने बात किया बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में राजा बन गए थे और उसने को किसने? बिंबिसार ने मगध में हर्यक वंश की स्थापना किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। और बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। तो ये तीन चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी या इनमें से एक से अधिक आंसर होगा, या तो उपयुक्त में से इसमें कोई नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वह आपका 12वीं शताब्दी में कागज का प्रयोग हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पहली बार कागज का निर्माण किसने किया था? तो वह देश था आपका चीन। कौन सा था? चीन। सबसे पहले प्रयोग करने वाला बनाने वाला जो देश था वह आपका कौन था? वह चीन था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, क्या थी? चांदनी चौक से पालम या दिल्ली से बिहार या पेशावर से बिहार या तो इसमें से एक से अधिक या तो इसमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। एक बात बता दूं, बहादुर शाह जफर जो थे मुगल सम्राट के अंतिम शासक भी थे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बहादुर शाह जफर जो थे वह मुगल सम्राट के अंतिम शासक थे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या के.एम. मुंशी या सच्चिदानंद सिन्हा जी थे या इनमें से कोई नहीं थे या इसमें से एक से अधिक थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा यह इनमें से कोई नहीं थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। वहीं अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में अगर बात करें तो वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर वहीं हम लोग बात करें सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में तो यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था? ये आपको बताना है। तो यह जो स्थापित किया था वह जमुना लाल बजाज जी किए थे। कौन किए थे? जमुना लाल बजाज जी किए थे। और यही सत्याग्रह आश्रम में गांधी जी आके रुके हुए थे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? चरमपंथी जी का हुआ था या क्रांतिकारी लोगों का हुआ था या नरमपंथी लोगों का हुआ था या इसमें से अधिक लोगों का हुआ था या तो इसमें से कोई नहीं, किसी का नहीं हुआ था, ये आपको बताना है। तो सूरत विभाजन 1907 में जो हुआ था वह हुआ था और इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस का नियंत्रण हुआ था। उसमें से नरमपंथी लोगों का अधिकार हुआ था। नरमपंथी को हम लोग नरम दल भी बोलते हैं। इसमें दो गुट बटे हुए थे, एक नरम दल और एक गरम दल। अगर बात करें कि सूरत विभाजन क्यों हुआ था, तो सूरत विभाजन जब हुआ तो इसका एक मुख्य कारण यह भी हम लोग कह सकते हैं कि विचारधारा था। क्योंकि नरम दल लोग चाह रहे थे कि कांग्रेस का नेतृत्व हम लोग करें और गरम दल लोग चाह रहे थे कि कांग्रेस का नेतृत्व हम लोग करें। इसी के कारण हुआ ये दो गुटों में विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरम दल और गरम दल के नेता कौन थे? तो प्रमुख रूप से अगर हम लोग बात करें तो गरम दल के जो नेता थे, जिसमें हम लोग आज से नहीं बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लाल बाल पाल। ठीक है, क्या? लाल बाल और पाल, ये गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगर वहीं नरम दल की हम लोग बात करें तो दादा भाई नौरोजी प्रमुख उसके नेता थे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा या इसमें से उपयुक्त में से अधिक, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका, जो उल्लेख नहीं किया गया वह पानीपत का द्वितीय युद्ध और टीपू सुल्तान और मराठा, यह आपका आंसर होगा, जो कि यह आपका गलत है। अगर बात करें हम लोग
पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वह अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। वहीं अगर हम लोग बात करें टीपू सुल्तान और मराठा के बीच जो हुआ था युद्ध वह मैसूर युद्ध हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1556 ईस्वी में। तो ये ध्यान आप लोग रखिएगा। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई थी, ये आपको बताना है। जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वह आपका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। किसने किया था? राम मनोहर लोहिया जी ने किया था। यह एक प्रखर नेता थे। कौन? राम मनोहर लोहिया जी। और समाजवादी नेता थे और विचारक भी थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक यह लिखी थी। भूटान की मुद्रा क्या है, ये आपको बताना है। तो भूटान की जो मुद्रा है वह नगुलेट्रम है। क्या है? नगुलेट्रम है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें भूटान की जो मुद्रा है वह भारतीय मुद्रा के बराबर है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। और भूटान की राजधानी जो है वह थिम्पू है। क्या है? भूटान की राजधानी आपका थिम्पू है। भूटान को एक और नाम से जाना जाता है, वह लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के रूप से जाना जाता है। अच्छा, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन नाम इसका क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि वहां जो बिजली का गरज, जो बादल का गरज उरज होता है वह बहुत अधिक होता है। और भूटान को लोग बोलते हैं कि जो वहाँ का गरज होता है वह थंडर ड्रैगन जैसा सुनने में आता है, जिस कारण उसका लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन का नाम कहा जाता है। वहाँ बहुत ही बिजली कड़कते हैं, बहुत ही गर्जन बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिस कारण लैंड ऑफ थंडर भूटान को कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, बैडमिंटन या टेनिस या हॉकी? तो यह जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप है जो यह पुरुषों से संबंधित खेल है। किससे है? पुरुषों से संबंधित खेल है। और भारत ने पहली बार जो थॉमस कप जीता वह 2022 में जीता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं अगर एक कप होती है जो महिलाओं से संबंधित होती है वह होती है उबेर कप। कौन सा? उबेर कप। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि उबेर कप है वह महिलाओं से संबंधित है और थॉमस कप जो है वह पुरुषों से संबंधित है। और भारत ने थॉमस कप पहली बार जो जीता था वह 2022 में जीता था। तो यह ध्यान आप रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी एटम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो ये जो मोहिनी एटम है वह केरल से संबंधित है। एक बात बता दूं, मोहिनी का मतलब है सुंदर स्त्री होता है। मोहिनी का मतलब क्या होता है? सुंदर स्त्री। क्या होता है? सुंदर स्त्री। और अट्टम का जो अर्थ होता है वह नृत्य होता है। तो आप लोग को यहाँ से एक बात समझ में आ गया होगा कि मोहिनी अट्टम जो होता है वह सिर्फ महिलाएं से ही संबंधित नृत्य होती है। सिर्फ महिला लोग ही इसमें नृत्य कर सकती है। तो मोहिनी का मतलब सुंदर स्त्री हो गया, अट्टम का मतलब नृत्य हो गया। तो यह मोहिनी अट्टम जो है वह स्त्रियों के से संबंधित नृत्य है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि केरल का 2 शास्त्रीय नृत्य होता है। एक होता है जो कथकली, वह पुरुषों से संबंधित होता है, और मोहिनी अट्टम तो भी हम इसका जिक्र ही किए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के संदर्भ में खरीफ की फसलें किस महीने बोई जाती है? तो यह जो बोई जाती है यह जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में इसको बोई जाती है। वहीं अगर इसकी बात की जाए खरीफ फसल की कटाई जो होती है वह अक्टूबर महीने में काटी जाती है। अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि खरीफ फसलें जो होती है वह कौन कौन सा होती है। तो धान, जिसको हम लोग चावल भी बोलते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा और मूंगफली, ये सब चीजें खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। वहीं अगर हम लोग रबी फसल की अगर बात करें तो यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और जो प्रमुख फसल है वह गेहूं और चना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा खरीफ फसल है और कौन सा आपका रबी फसल है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग बहुत बार पढ़ेंगे, बहुत बार आप इस क्वेश्चन को देखे होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वह राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान होगा। राजस्थान में कौन सा जिला में हुआ था? तो वह जिला था नागौर जिला। ठीक है, कौन सा जिला था? नागौर जिला। और पहली बार पंचायती राज जो लागू हुआ था वह 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह उस समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। वहीं अगर दूसरी राज्य की बात करें कि पंचायती राज्य दूसरे राज्य में कब लागू हुआ था, तो वह दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। और यह समिति जो थी लागू करने वाली, जिसके बोल सकते हैं जिसके सिफारिश पर लागू किया गया था, वह था बलवंत राय मेहता समिति। तो इसमें याद रखने वाली 3 चीजें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। पहली है कि किस राज्य में लगा, तो वह राजस्थान में लगा और राजस्थान के नागौर जिले में लगा। दूसरा राज्य जो था वह आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। और यह जो समिति थी वह बलवंत राय मेहता की
समिति के सिफारिश पे लागू किया गया था और इसका एक डेट याद रखना है 2 अक्टूबर 1959। तो ये 3-4 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है जहां से प्रश्न बनते हैं। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? आपका ऑप्शन है 1942, 1945 और 1946 और 1947। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया हुआ था वह आपका आया हुआ था 1946 को। कौन? 1946 को। इसमें कौन कौन सा सदस्य हैं वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें जो सदस्य थे वह पेंथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। तो इसके 3 सदस्य थे, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। इसी मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें भारत के विभाजन की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके सदस्य का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, यह आपको बतानी है। तो इसमें से हो जाएगा आंसर जो होगा वह नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, इसका राज्य भाषा जो है वह अंग्रेजी है। आप लोग को यह बताना है। चलिए, 8वीं अनुसूची में जो जिक्र किया गया है वह 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें से अंग्रेजी शामिल आपका नहीं है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जो अंग्रेजी भाषा में प्रयोग होता है कहाँ, उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में, वह आपको पूछा जाएगा किस आर्टिकल में यह जिक्र किया गया है। तो यह जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 348 के में यह जिक्र किया गया है कि भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जो काम होते हैं वह अंग्रेजी भाषा में ही काम होते हैं। इसका जिक्र आपका अनुच्छेद 348 में दिया गया है। वहीं अगर बात करें 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है जो कि अंग्रेजी शामिल नहीं है। इसके अलावा अगर नागालैंड के अलावा अगर बात करें तो मेघालय और मिजोरम भी में अंग्रेजी भाषा का रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह आप लोग को बताना है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपका कर्नाटका में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो चर्चित है, यहाँ हाथी का संरक्षण दिया जाता है, मतलब हाथी इस राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं अगर इस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कि स्थापना कब हुआ था तो 1973-74 ईस्वी में हुआ था और यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हुआ था और यह जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग ये चीज अभी जिक्र ही किए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी या स्थिर पूंजी या मानव पूंजी या इनमें से दोनों, ये और भी कहा जाता है। तो ये आप लोग को बताना है। तो इसमें कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है, वो आपको बताना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना या 10वीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, वहीं अगर हम लोग 11वीं योजना की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो लक्ष्य था वह तीव्र और समावेशी विकास था। अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना की काल की बात करें तो 2012 से 17 इसका काल था, जो कि इसका लक्ष्य था तीव्र अधिक समावेशी सतत विकास। तो इसमें से जितने भी पंचवर्षीय योजना है उसका आपको काल याद रखना है और कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया है वह क्या था, यही 2 प्रश्न पूछते हैं बार बार। और खास करके एक बात और बता दें, अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ही प्रश्न अधिक बनते हैं। तो ये दोनों को आप इसमें जितने भी डिटेल होंगे, लक्ष्य दर क्या थी, इसमें कब से कब कितना हुआ, ये चीजें आपको रट जानी है। कम से कम 2 पंचवर्षीय योजना, बाकी सभी पंचवर्षीय योजना का आपको काल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। पंजाब हिमालय या कुमायूं हिमालय या नेपाल हिमालय या असम हिमालय, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वह हो जाएगा कुमायूं हिमालय जाना जाता है सतलुज तथा काली नदी के मध्य। ठीक है, अगर वहीं बात करें कि सिंधु और सतलुज जो है वह पंजाब हिमालय भी इसको कहा जाता है, भाग का ही है तो इसको कहा जाता है। वहीं काली और तीस्ता नदी के बीच में जो भाग है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सिंधु और सतलुज के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, तो वह पंजाब हिमालय कहा जाता है और वहीं काली और तीस्ता नदी के बीच के भाग को नेपाल और हिमालय कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम, चाय वर्षा, बॉर्डरशिला, काल बैसाखी, ये आपको बताना है। तो यह जो कहा जाता है वह काल बैसाखी कहा जाता है।
यह वर्षा बैसाख के महीने में होने वाले तीव्र तूफान में बहुत तेज तूफान के कारण होती है, जो जूट और चावल की खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। इसी तरह वर्षा एक असम में होता है, जिसको बोला जाता है बारडोसिला। क्या बोला जाता है? बारडोसिला बोला जाता है। दक्कन ट्रंप के संदर्भ में यहाँ पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है तथा इसका निर्माण कैसे हुआ? ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको एक बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा काली मिट्टी, जो ज्वालामुखी बेसाल्ट के क्षरण से हुआ था। काली मिट्टी को क्या बोला जाता है? तो रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेगुर मिट्टी बोला जाता है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोग जो साबित होता है वह कपास की खेती के लिए होता है। तो ये भी बातें आप लोग 3 चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो निर्माण होता है वह बेसाल्टिक लावा के टूटने से बनती है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्य या एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वह नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी ये नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। किधर? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और यह भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, या 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, या 5 हेक्टेयर से अधिक। ठीक है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं यहाँ आप लोग को कि सीमांत मतलब होती है छोटी। क्या होती है? छोटी या छोटा बोल सकते हैं, ठीक है। छोटी या छोटा बोल सकते हैं। वहीं कृषि भूमि जोत का अर्थ होता है खेती करने का जमीन। क्या होता है? खेती करने का जमीन, खेती करने का जमीन। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होता है, मतलब छोटी खेती करने वाली जमीन को क्या कहा जाता है या आकार कैसा होता है। तो ये इसका जो आंसर होगा वह आपका आंसर जो होगा वह आपका 1 हेक्टेयर से कम होगा। एक बात मैं बता दूं, सीमांत कृषि भूमि जोत मतलब छोटी या छोटा खेती करने का जमीन। मतलब एक चीज बता देता हूं कि 1 हेक्टेयर से अगर कम रहेगा तो उसको सीमांत कहेंगे। अगर 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर रहेगा तो लघु किसान बोला जाता है। अगर 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में रहेगा तो उसे मध्यम किसान बोला जाता है। मैंने मध्यम लोग किसान के पास इतना ही जमीन होता है। और अगर 5 हेक्टेयर से अधिक मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हेक्टेयर होता है उसके बड़े किसान बोला जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे आपको इसमें बहुत तरह के प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझने वाली चीज है कि सीमांत कृषि भूमि जो बहुत लोग यही नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण होती ही नहीं है आंसर, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह कौन सा है? कोचीन, चेन्नई, कोलकाता या इंदौर? तो इसका आंसर जो होगा वह आपका कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता बंदरगाह को अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट नाम बदलकर कर दिया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह जो है यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। किस पे है? हुगली नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये 2 प्रमुख बातें थी इसमें ध्यान रखने के लिए। किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वह चतुर्थ बौद्ध संगति हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था वह के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, ठीक है। जिसका अध्यक्षता जो किया था वह वासुमित्र जी किया था। आपको ये बताना है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे और द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था या अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग को कमेंट में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा जो होती है वह 82.5 डिग्री होता है। एक बात बता दूं कि जो भारत की मानक समय रेखा है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन या आपका लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो भारत के गवर्नर जनरल था वह था आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जिसे
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी बने थे। कब? 1858 अधिनियम के बाद। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? जो आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर के शनमुखम चेट्टी, अबुल कलाम आजाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आप लोग को बताना है। तो इसका जो आंसर होगा आर के शनमुखम चेट्टी थे। कौन थे यह? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये तीनों लोगों का ये चीज ध्यान में आपको रखना है। ठीक है। एक बात और इसमें ध्यान रख लेना है आप लोग को कि आर के जो शनमुख सेठी जी थे वह 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किए थे। तो पहला बजट पेश कौन किए थे? तो शनमुख सेठी जी किए थे। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा? आपका केरल का साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धौलागिरी है, एवरेस्ट है, गुरु शिखर है या नंदा देवी है? तो इसका आंसर जो होगा वह गुरु शिखर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर। यह जो है वह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। किसकी? गुरु शिखर का। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? आपका ऑप्शन है 1949, 1947 है, 1946 है और 1948 है। ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा 1946। क्या हो जाएगा? 1946। पहली बार बैठक जो हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। किस मध्यकालीन शासक ने रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले शुरू किया था? तो यह किया था शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है। किसने किया था? शेरशाह सूरी जी ने किया था। 178 ग्राम, क्या 178 ग्राम का चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया था। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखिएगा। और यही रुपया अभी तक हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनवाया गया भारत के सबसे पुराना मुगल उद्यान आरामबाग उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये आप लोग को बताना है। लखनऊ, आगरा, जौनपुर या बहराइच। ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वह आंसर हो जाएगा आगरा। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका आगरा। ठीक है। इसे बाबर ने 1528 में बनाया था। कब बनाया था? आरामबाग को 1528 में बनाया था। इसका एक और नाम दिया गया है, वह नाम है हस्त-बी-हसत। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। सर्वोदय यहाँ होगा। क्या होगा यहाँ? सर्वोदय। सर्वोदय और भू आंदोलन से कौन संबंध थे? तो इससे जो संबंध थे वह आचार्य विनोबा भावे जी थे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। सर्वोदय और भूदान आंदोलन यही था कि जो बड़े बड़े क्या बोल सकते उसे, जिसके पास बहुत जमीन होता था, उसी को प्रेरित करते थे आचार्य विनोबा भावे जी कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको आप दान कीजिए। ठीक है। वही सर्वोदय और भूदान आंदोलन था। ठीक है। तो एक लाइन में समझने वाली बात मैंने ये बता दिया कि ये जाके ये प्रेरित करते थे। तो सबसे पहले जो गए थे वह तेलंगाना गए थे। कब? 1951 में तेलंगाना गए। वहाँ पोचपल्ली में से भू आंदोलन की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था भूमिहीन किसानों में जिसके पास जमीन नहीं थे उसे स्वेच्छा से भूमि दान करवाना था। ये इनका विनोबा भावे जी का यह आंदोलन शुरू करने का मकसद था और ये प्रेरित करते थे जिसके पास बहुत जमीन रहते थे, जमींदार जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि कब शुरुआत किए थे, भू आंदोलन से कौन संबंधित है? तो आचार्य विनोबा भावे, यही इंपॉर्टेंट है। और तेलंगाना के पोचमपल्ली, ठीक है, यहाँ से इसने शुरुआत किया था। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। रिहंद बांध जलविद्युत विद्युत परियोजना, जिसको गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है, किस नदी पे स्थित था? तो यह जो था वह रिहंद नदी के स्थित था। किस पे? रिहंद नदी। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ये आपको बताना है। तो यह जो यक्षगान है वह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किससे? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यक्षगान जो है वह एक कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य या नाटक है। ठीक है। इसमें जो शामिल है वह संगीत है, नृत्य है और संवाद और वेशभूषा का एक अनूठा मिश्रण है।
ठीक है, जिसमें आमतौर पर रामायण और महाभारत की कहानियां दिखाई जाती है। किसमें? तो अच्छे गाने में दिखाई जाती है। तो आज का 40 क्वेश्चन था। आप इसमें देखना आपको ये है कि 40 में से आपने कितना सही किया। अगर आप 30 से 35 के करीब हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। फिर भी आप रिवीजन बार बार करते रहिए। अगर आपका 25 से 30 के बीच में है तो ठीक है, तैयारी ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से गलत हुए। उस टॉपिक को जाके आपको अभी और आज ही उसको रिवीजन कर देना है, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। 7 से 8 दिन बचे हैं, 12 तारीख से आपके पेपर होने वाले हैं। तो आप अभी जितना से जितना रिवीजन, अपने आप को जितना से जितना झोंक सकते हैं वो झोंक दीजिए 8 दिन। ठीक है, आपको जहाँ प्रश्न, जहाँ जिस टॉपिक से, अभी जैसे मैंने सिलेबस के अनुसार 40 क्वेश्चन करवाया, आपको इसमें से जहाँ जहाँ गलती हुआ उस टॉपिक से जाकर आपको तुरंत रिवीजन करना है। विश्वास मानिए, अगर अभी 7 दिन भी ये काम करते हैं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद जिस टॉपिक से आपका प्रश्न गलत हो रहा है वो टॉपिक के जाके एक एक दिन में खत्म करते हैं, तो विश्वास मानिए यहाँ से भी आपका 4 से 5 नंबर बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इस पर विश्वास कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जोहार।